नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की आज 20वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे जंतु ऊतक का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले ही आप लोगों के लिए बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट 1 को देख सकते हैं, जंतु ऊतक के पार्ट 1 को। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी इसे देख सकते हैं। चलिए तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे जंतु ऊतकों के टाइप्स में, हमने इपिथेलियल टिश्यू देखा था। इस इपिथेलियल टिश्यू में हमने सिंपल स्क्यूमस टिश्यू और सिंपल स्ट्रेटिफाइड टिश्यू को हम देख चुके थे, मतलब सरल चलकीय उपकला ऊतक को, और साथ ही साथ में हमने सरल बहुस्तरीय उपकला ऊतकों को हमने देख चुके थे। आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उपकला ऊतकों का तीसरा उपकला ऊतक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सरल घनाकार उपकला ऊतक यानी सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। चलिए इसकी रचना हम देख सकते हैं। तो इसकी रचना किस तरीके से होगी, तो इन ऊतकों की कोशिकाएं घनाकार होती है। अब घनाकार वाला शेप आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से, ये बहुत ही आसान से तरीके से बना सकते हैं, ये क्यूब जैसा। इसका मतलब क्या होता है क्यूब वाला, मतलब जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है और उतनी ही ऊंचाई। इसका मतलब इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो घन के शेप में होगी, ठीक है, क्यूब के शेप में होगी। इसका मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये उसकी संरचना हमको दिखेगी। देखिए नीचे बेस मेम्ब्रेन तो होना जरूरी है, यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा। यही बेस मेम्ब्रेन इसे पोषण प्रोवाइड करवाएगी, साथ ही साथ से उत्सर्जी पदार्थों को, कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी मदद करेगी। अगर हम उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं इसका मतलब बेस मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। आई होप चीजें अब आप लोगों को क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे, ठीक है। और देख सकते हो आप यहाँ पर ये जो है कि पतली नहीं होती, जितनी लंबी चौड़ी। यहाँ पर अगर अपन एक कोशिका को देखें तो ये आप लोगों को कुछ स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्क्वायर शेप में हम लोगों को ये देखने को मिलेगी। अब चलिए कहाँ पर उपस्थित रहती है ये, तो ये श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि का मतलब क्या है कि ये वहां पर उपस्थित रहती है जहां पर जनरली पसीने वाली ग्रंथि होती है, जहां से पसीना निकलता है। लार ग्रंथि, तो ये लार ग्रंथि कहां पर होती है, जिसे सलाइवा ग्लैंड कहा जाता है। ये मुख में होती है जिसमें लाइजोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम उस लार में सीक्रेट होते हैं। चलिए आगे जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि के अंदर भी ये पाए जाते हैं जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब इनको बाहर से घेरे हुए होते हैं, मतलब बाहरी रूप से इनको घेरे हुए होते हैं। साथ ही यह किडनी ट्यूब्यूल की आंतरिक परत में भी स्थित होते हैं। अब किडनी ट्यूब्यूल की आंतरिक परत क्या होती है, ये सारी चीजें देखिए डायग्राम में यहाँ पर समझाने की कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ। साथ ही साथ में जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ाऊंगा तब आपको इस किडनी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, वहां पर भी ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब देख सकते हो यहाँ पर कुछ कुछ डायग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि चीजें आप लोगों को लिए काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। चलिए तो सबसे पहले ये कौन सी है, ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, ये गले में कैसी दिखती है, तो ये तितली के आकार की दिखती है, ठीक है। तितली के आकार की गले में थायराइड ग्रंथि होती है और ये इसकी बाहरी परत, मतलब इसके ऊपर की चारों तरफ से ये जो कवरिंग है ना, वो सारी की सारी कवरिंग इस सरल घनाकार उपकला ऊतकों की ही होती है, ठीक है। चीजें अब आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। साथ ही साथ में देखिए ये किडनी का भी एक डायग्राम मैं आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि और अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो, समझ में आते जाए आप लोगों को। तो किडनी टेब्यूल, किडनी टेब्यूल का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हो ये है एक किडनी का डायग्राम, किडनी का सेक्शनल व्यू है। अब इसके अंदर ये देख सकते हो काफी सारे पाइप जैसे संरचना है, एक ये वाला भी पाइप है, एक ये वाला भी पाइप है और एक ये है यूरेटर। यूरेटर मतलब इसे क्या है, ये मूत्र नलिका है, ठीक है, आर्टरी वेंस। अब देखिए ये इन पाइप के अंदरूनी दीवार को भी बनाने का काम, या इसके अंदरूनी मतलब देख सकते हो ये पूरा हिस्सा, ये जो अंदर से खोखला वाला हिस्सा है ना, इन खोखले वाले हिस्सों के अंदरूनी परत के ऊपर भी क्या रहता है, तो इसी प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। और वो कौन से ऊतक होते हैं, तो हम लोग देख चुके हैं कि वो ऊतक होते हैं सरल घनाकार उपकला ऊतक, ठीक है। अब इनके कार्यों को देख लेते हैं। तो ये पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, साथ ही हार्मोन
और उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन भी करते हैं। याद रखिएगा कि इन्हीं की वजह से, मतलब इन्हीं के बीच में से हार्मोन्स को भी उत्सर्जित होने के लिए मौका मिलता है। ठीक है, हार्मोन सीक्रेशन के लिए भी मदद मिलती है, साथ ही साथ में उत्सर्जी पदार्थों तो बिल्कुल निष्कासित करते ही करते हैं। आई होप अब आप लोगों को सरल घनाकार उपकला ऊतकों के बारे में समझ में आया होगा। चलिए अब इसका चौथा हिस्सा हम देखते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, सिंपल कॉलुमिनार इपिथेलियल टिश्यू। अब नाम से ही समझ में आ रहा है यार, स्तंभाकार। स्तंभाकार का मतलब क्या होगा, इस बार हमको कोशिकाएं स्तंभ के शेप में दिखेगी। देखिए बेस मेम्ब्रेन तो होना कंपलसरी, क्योंकि अगर हम उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं इसका मतलब बेस मेम्ब्रेन तो होगी। अब कोशिका के आकार के आधार पर हमने उसका नाम क्या रख दिया है, स्तंभाकार। देखिए वो कुछ इस तरह से दिखेंगी। इसका मतलब क्या है कि ये तो है नीचे की बेस मेम्ब्रेन जो कि इनको पोषण प्रोवाइड करवाएगी, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालेगी। अब देखिए इनके ऊपर ये जो कोशिकाएं होती है ना, वो इस तरीके से लंबे लंबे शेप में होती है और इनके बीच के ये न्यूक्लियस होते हैं। सभी के अंदर एक ही सेंटर लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। बस ये क्या होता है, तो इनकी लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती है, लेकिन उनकी ऊंचाई क्या होती है, काफी बड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए इसकी संरचना। तो इन ऊतकों की कोशिकाएं स्तंभ के आकार की होती है, अर्थात इनकी ऊंचाई तल से अधिक लंबी होती है। अब अंगों में उपस्थिति कहां कहां देखने को मिलेंगे, तो ये ऊतक आंत की, अब ये आंत मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत की आंतरिक दीवारों पर हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही ये अमाशय और अग्नाशय की आंतरिक दीवारों पर भी स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये अमाशय है। ठीक है, हमारा एक स्टमक है, तो स्टमक की ये जो इनर सरफेस, ये देखिए थोड़ा सा सेक्शनल व्यू बनाया है इसके, ये आंतरिक दीवारें है ना, इस आंतरिक दीवारों के ऊपर यही इसी प्रकार के ऊतक हमको देखने को मिलते हैं, जिसका नाम क्या है, सरल स्तंभाकार ऊतक। आई होप चीजें अब आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब इसके कार्यों को देख लेते हैं। तो ये पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, साथ ही हार्मोन, एंजाइम्स और उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करती है। देखिए काम तो करीब करीब सभी के एक ही जैसे हैं। ठीक है, लेकिन संरचना और अंगों में थोड़ी सी उपस्थिति की वजह से इन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ना हमको पड़ता है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस यही बनते हैं कि अमाशय की आंतरिक दीवार पर पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए, तब वहां पर सिंपल कॉलुमिनार इपिथेलियल टिश्यू या सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक को हमको टिक करके आना होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम कि जंतु ऊतकों के प्रकार में उपकला ऊतकों का हम अगला मतलब अंतिम वाला हिस्सा यानी 5वां पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिंपल सिलेटेड इपिथेलियल टिश्यू या सरल पक्षमाभी उपकला ऊतक। ठीक है, अब चलिए इसका मतलब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये ऊतकों को यहां पर अगर डायग्राम आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा एक चीज यहां पर आप लोगों को बनाता हूं। इसे जैसे कि ये तो है बेस मेम्ब्रेन, बेस मेम्ब्रेन तो होना कंपलसरी है, ये तो पता ही है। फिर इसके ऊपर के जो कोशिकाएं होती है वो जरूरी नहीं है कि स्तंभाकार हो, घनाकार हो, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। तो हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि घन के शेप में है। अब ये घन के शेप में इस तरीके से कोशिकाएं हैं। अब देखिए इन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, सभी के अंदर एक एक न्यूक्लियस भी होगा। अब यहां पर मेन चीज देखिए, ये तो कौन सी झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम क्या है, तो इस झिल्ली का नाम है आधार झिल्ली, जिसे बेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये तो है आधार झिल्ली। अब यहां पर क्या है, तो इस कोशिका के दो खुले हिस्से हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये कोशिका है तो इस कोशिका के दो हिस्से हमको, एक तो नीचे आधार झिल्ली से बंद है ये वाला हिस्सा पूरा आधार झिल्ली से बंद है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा स्वतंत्र हिस्सा है। तो इसके स्वतंत्र हिस्से पर क्या होता है, कुछ इस तरीके से बाल नुमा संरचनाएं पाई जाती है, कुछ इस तरीके से आप ये या फिर इस तरीके से बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है इनके स्वतंत्र पृष्ठ पे। अब ये इन स्वतंत्र पृष्ठ पर ये जो बाल जैसी संरचना पाई जाती है इसे कहा जाता है सीलिया, और इसी की वजह से ही क्या नाम रखा गया इसका, सिंपल सिलेटेड इपिथेलियल टिश्यू इसका नाम रखा गया है। आई होप अब चीजें समझ में आई होगी। अब ये सीलिया बेसिकली करता क्या है, अब सीलिया बेसिकली करता ये है कि जैसे मान लेते हैं कि देखिए हर एक कोशिका को अपना जीवन चलाने के लिए क्या होगा कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे ही ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी तो देखिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया। अब ध्यान से मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि चीजें आप लोगों को मिसमैच ना हो। ठीक है, चलिए
तो देखिए ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया, जनरली यहाँ पर 2-4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आए। अब ग्लूकोज के जैसे ही मॉलिक्यूल्स आए, पता चले वो इस वाले कोशिकाओं के यहाँ पर आ गए। अब जैसे ही यहाँ पर आ गए तो इस कोशिका ने तो बड़ी आसानी से इसको ग्रहण कर लिया, फिर अगला आएगा तो फिर अगला भी आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ये कोशिका बोलती अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इस कोशिका को यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं मिल पा रहा है। तो इनके सीलिया क्या करते हैं, इस तरह से इन्हें धक्का देने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो ना कि ये सारे के सारे मिलकर इसे धक्का देते हैं, और धक्का देने के बाद ये क्या होता है, ये चीजों को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं या अणुओं का ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। आई होप ये थोड़ा सा सीलिया वाला कामकाज आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वाली चीजें। जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप पोषक तत्वों की बात करें, कोई भी ऐसे तत्व जो यहाँ पर है अब उसको आगे तक पहुंचाने की जरूरत है। तो ये सीलिया क्या करते हैं, बाल जैसे इन्हें धकाते हैं पीछे से, और धकाने की वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में आगे की तरफ क्या होता है, आवागमन होता है। ठीक है, चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब ये सीलिया या सिलेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं और कुछ चीजें। इनकी संरचना, तो संरचना क्या है, तो इन ऊतकों की कोशिकाएं घनाकार या स्तंभाकार हो सकती है। जैसे मैंने बताया था, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्तंभाकार देखने को मिलेगी, क्यूबॉइडल शेप में भी देख सकते हैं। अब इनकी सतह पर पक्षमाभी, ठीक है, हिंदी में इसे पक्षमाभी कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसी चीज को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सीलिया, उपस्थित होते हैं। जिनकी संरचना कैसी होती है, तो बाल नुमा संरचना होती है, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये पोषक कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। चलिए अंगों में उपस्थिति देख लेते हैं। तो ये श्वसन के संपूर्ण मार्ग की आंतरिक दीवार पर उपस्थित होते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों के लिए बनाता हूं। ठीक है, ये अब यहाँ पर ये है श्वसन दीवार है, ठीक है, वायु नलिका, और यहाँ पर जाकर क्या बन जाते हैं, ये दो फेफड़ों के अंदर ये वायु नलिकाएं इस तरीके से चले जाती हैं। अब देखिए इसकी इस वायु नलिका के आंतरिक दीवार पर यही पाए जाते हैं। अब क्योंकि चूंकि यहां से क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन गैसेस ली, तो उस ऑक्सीजन गैस को नीचे इन तक धकाने का काम भी यही इनके सीलिया करते हैं, यानी यही सरल पक्षमाभी उपकला ऊतक काम करते हैं। ठीक है, साथ ही यह किडनी की मूत्रवाहिनियों में भी होते हैं। किडनी की मूत्रवाहिनियां मतलब मूत्र को आगे धकाने की मदद करेंगे। महिलाओं के अंदर ये फिलोपियन ट्यूब में स्थित होते हैं। अब इनके कार्यों को देख लेते हैं। इनका कार्य क्या है, तो म्यूकस, म्यूकस का मतलब यहाँ पर देखिए लार जैसी चीजें, चिकनी चीजों को म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस मूत्र अंडाणुओं का परिवहन करना, ठीक है, ये सब को परिवहन करते हैं, सबको आगे धकाने का कार्य करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को उपकला ऊतकों के बारे में समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब क्या होता है कि जब अंडाणु वहां से निकलते हैं तो अंडाणु क्या होते हैं, उस फिलोपियन ट्यूब से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए शरीर के बाहर, योनि मार्ग से शरीर के बाहर निकलते हैं। तो इनके लिए सब इन अंडाणुओं को धकाने का काम इनकी आंतरिक दीवार पर यही सिलेटेड इपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं, जो इन्हें धकाकर आगे निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को, जैसे कि अगर किसी को यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब क्या होता है इसके बारे में, तो जब मैं आप लोगों को जनन अंग पढ़ाऊंगा तब वहां पर ये दोनों चीजों के बारे में डिस्कस हम अच्छी तरीके से करेंगे। आई होप अब चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज यार आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ में आप एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा आज डाला जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए, तो आज के इस क्लास में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आज की मतलब 2 लेक्चर्स में हमने जंतु ऊतक के 2 लेक्चर्स में हमने इपिथेलियल टिश्यू को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब हम अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ मिलते हैं अगले ऊतकों के प्रकार को लेकर। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।